में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं ट्रिपल ईएम की क्लास है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मापन त्रुटियाँ। चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यथार्थता क्या होती है? तो किसी राशि की यथार्थता राशि की वह मान होती है जो किसी मानक मान के बहुत करीब होती है। और अब इसकी कई प्रकार की होती है। एक बिंदु यथार्थता क्या होती है? जब किसी पैमाने के बिंदु पे किसी राशि का मान को दर्शाते हैं तो ये क्या होता है? यथार्थ यानी बिंदु यथार्थता कहलाती है। मापन क्षेत्र यथार्थता की बात करते हैं तो एक पैमाने पर किसी राशि की यथार्थता का वह मान जो पैमाने की निश्चित सीमा को दर्शाता है माप क्षेत्र कहलाते हैं। वास्तविक मान यथार्थता की बात करते हैं तो किसी चर राशि के मान को यानी जिस राशि को हमें मापना है उसका मानक मान या उसका वास्तविक मान की निकटता क्या कहते हैं? वास्तविक मान यथार्थता कहते हैं। परिशुद्धता की बात करते हैं। परिशुद्धता किसी राशि के दो या अधिक मानों की आपस में निकटता। मान लीजिए एक से अधिक हमने कोई वैल्यू निकाली है और दोनों के मान में जितनी समीपता देखी जाएगी वही आपकी क्या कहलाती है? परिशुद्धता। मापन यंत्रों में होने वाली त्रुटियाँ। तो मापन उपयंत्र में होने वाली हानियाँ तथा कारकों के आधार पर इसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ हो सकती हैं। पहला आपका नियमित त्रुटियाँ हैं। तो नियमित त्रुटि की बात करें तो उपयंत्रों में मापन के दौरान मापन पद्धतियाँ अथवा यांत्रिक कमियों के कारण होने वाली त्रुटियों को नियमित त्रुटियाँ कहते हैं। मापन उपयंत्रों में होने वाली नियमित त्रुटियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यांत्रिक त्रुटि यानी ऐसी त्रुटि होती है जो किसी मान लीजिए किसी उपयंत्रों की संरचना या डिजाइन की में होने वाली कमियों के कारण अगर जो त्रुटि उत्पन्न है वो आपकी यांत्रिक त्रुटि होती है। और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी। कुछ उपयंत्रों में पर्यावरण के आधार पर त्रुटियां होती हैं। जैसे तापमान में परिवर्तन आ गया, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आ गया या उसमें कोई नमी आ गई जिसके कारण उपयंत्रों में क्या होगा? कोई त्रुटि आ जाएगी तो वो क्या कौन सी त्रुटि कहलाएगी? पर्यावरण संबंधी त्रुटि कहलाएगी। रूपांतरण त्रुटि की बात करते हैं तो मापन के दौरान मापक यंत्र के किसी भाग द्वारा उसमें जो जड़त्व है या घर्षण के कारण जो त्रुटि आती है वो क्या कहलाता है? आपका रूपांतरण त्रुटि कहलाती है। भार त्रुटि की बात करते हैं तो ये त्रुटि मापन युक्ति के भार में परिवर्तन। मानिए जिस मापन यंत्र से हम माप रहे हैं अगर उसके भार में कोई कमी या परिवर्तन आ जाता है या अनबैलेंस्ड आ जाता है तो वो क्या कहलाती है? भार त्रुटि कहलाती है। प्रेक्षण त्रुटि की बात करते हैं तो मापन में त्रुटियां प्रेक्षक की अज्ञानता या सावधानी के कारण होती है। मानिए कोई प्रेक्षक है उसने क्या किया, कोई रीडिंग गलत ले ली है तो या उसको नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से जो उसकी त्रुटि होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रेक्षण त्रुटि कहलाएगी। अंशांकन त्रुटियां यंत्र में प्रयुक्त हुए पैमाने के अंशांकन के कारण होती है। मान लीजिए इसे कैलिब्रेशन भी कहते हैं। इनमें जो पैमाना यूज़ करें उसके अंशांकन के कारण अगर कोई त्रुटि आ रही है तो क्या कहलाएगी? अंशांकन त्रुटि कहलाएगी। इसके जो अन्य कारण वो जरूरत या मंदायन होते हैं। संचरण त्रुटि की बात करते हैं। मापन में त्रुटियां संचरण व्यवस्था में कमी तथा उसमें होने वाली हानियों के कारण होती हैं। और दूसरा आता है आपका अनियमित त्रुटि। तो ये त्रुटियां मापन प्रणाली में होने वाली आकस्मिक परिवर्तन। जो मापन प्रणाली है उसमें अचानक से कोई परिवर्तन आ गया तो ऐसी क्या कहलाएगी? अनियमित त्रुटि कहलाती है। और ये घनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है और इस श्रेणी की मुख्य त्रुटियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कितने प्रकार की होती है? तो अस्थिरता जनित त्रुटियां होती हैं जब मापन युक्ति की न्यूनतम माप क्षमता के बहुत ही निकट मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो रेटेड वैल्यू होती है उसकी न्यूनतम माप क्षमता जो होती है उसके करीब जो वैल्यू जो गणन करने में जो त्रुटि आती है वो क्या कहलाती है? अस्थिरता जनित त्रुटि कहलाती है। मापन प्रणाली त्रुटि की बात करते हैं तो ये त्रुटियां मापन प्रणाली पर पैमाने की दिशा के कारण होती है। यानी जो पैमाना है उसमें जो किस दिशा में उसकी डायरेक्शन आती है वो किस एंगल पे उसको देखने से होता है। यानी मान लीजिए हमने उसको सीधा एंगल है 90 डिग्री का है लेकिन हमने उसको गलत एंगल से देख लिया तो जो त्रुटि वो आएगी वो मापन प्रणाली त्रुटि होगी। तीसरा आपका है अनियंत्रित प्रणाली। तो ये त्रुटियां इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, अनियंत्रित त्रुटियां कहलाती हैं। परावैद्युत हानि इस प्रकार की त्रुटियों का क्या होता है? एक उदाहरण होता है। अगला होता है आपका अनुचित त्रुटियां। अनुचित त्रुटियां क्या होती हैं? तो बच्चों ये त्रुटियां मापन के समय अनुचित तरीकों का प्रयोग करने के कारण। मान लीजिए कोई तरीका है उस तरीके से हट कर थोड़ा अगर हमने कोई तरीका अपना करके अगर कोई हमने मेजरमेंट किया है तो उससे जो होने वाली त्रुटि होती है वो क्या होगी? अनुचित त्रुटियां होंगी। स्थिर त्रुटियों की बात करते हैं तो मापन करते समय कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो ना तो व्यवस्थित प्रकार की होती है और ना ही आकस्मिक। बात समझ आ रही है? मान लीजिए कोई जैसे हम कह सकते हैं कि ये एरर होनी ही होनी है, व्यवस्थित है, लेकिन उससे हट कर अगर कोई हो जाती तो क्या कहलाएगी? आपकी स्थिर त्रुटियां कहलाएगी। इसकी बात करें तो कई प्रकार की होती है। आपकी व्यक्तिगत त्रुटियां।
ये त्रुटियां मानवीय संवेदनशीलता की सीमितता का परिणाम होती हैं, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा जो त्रुटि होती है। एक होता है संगणक, ये त्रुटि मापन के मान को हल करने में होती हैं। सावधानी के समय उचित सूत्रों का उपयोग करने से दूर की जाती हैं। आगे आता है आपका अनुवादक त्रुटियां। मापन में त्रुटियां क्या होती है, मान लीजिए कोई हमने माप किया है और उसकी लैंग्वेज का हमें ज्ञान नहीं है, तो हम उसके बदले में कुछ और पढ़ देंगे, तो जो त्रुटि उसकी वजह से जो त्रुटि आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनुवादक त्रुटि। इसलिए उसको ज्ञान करते समय जो उसका माप ले रहा है उसको कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। विभाजक त्रुटियां, तो ये त्रुटियां किसी राशि के मान को कई जगह या कई भागों में वितरण करते समय होती हैं। मान लीजिए कोई राशि हमने मानी है, उसके मान को हम इधर भी देना उधर भी देना, उन दोनों को देने में जो गलतियां हो जाती हैं उसकी वजह से जो त्रुटि आती है वो क्या कहलाती है, आपकी विभाजक त्रुटि। अब त्रुटियों की प्रायिकता की बात करें तो मापी गई चर राशियां योगात्मक और ऋणात्मक दोनों टाइप की हो सकती हैं। कई मापों को देखने से मिलता है कि योगात्मक और ऋणात्मक प्रभाव क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक राशि के कई मानों को लेने पर ये ऐसा देखने को मिलता है कि राशि का मान एक निश्चित मान के आसपास या उसी मान के बराबर मिलता है। इस मान को मध्यम मान कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वैल्यू हमने नापी है और उसके बीच में हमें नापने पर या उसका लेने पर एक निश्चित मान आसपास उसी मान के बराबर मिलता है। मान लीजिए तीनों राशियों हमने मान लिया और तीनों राशियों का जो मेजरमेंट करने के बाद मान लीजिए फिर से हमको क्या मिलता है, एक निश्चित जो वैल्यू है उसके करीब की कोई वैल्यू मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, मध्यम मान कहते हैं। व्यवहारिक रूप से ये अक्सर देखने को मिलता है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव एक दूसरे को क्या कहते हैं, रद्द कर देते हैं। फिर भी कुछ त्रुटियां गणितीय नियमों से दूर होती हैं। इन गणितीय नियमों को क्या कहते हैं, प्रायिकता या संभाविकी कहते हैं। आगे देखते हैं सुग्राह्यता क्या होती है। तो किसी मापन यंत्र की सूक्ष्मतम मापांतर के प्रति संवेदनशीलता उसकी सुग्राह्यता कहलाती है। यानी कोई मापन यंत्र है उसके एकदम करीबी मान के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उसको क्या कहते हैं, सुग्राह्यता, यानी कि सेंसिटिविटी सेंस कर लेती है। और दूसरा है आपका दृढ़ता क्या होती है, तो मापक उपयंत्र द्वारा मापन में प्राप्त सूक्ष्म वृद्धि को भी क्या कहते हैं, दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर सकने का जो गुण होता है उसे दृढ़ता कहते हैं। यानी कोई मापक उपयंत्र है जिसके द्वारा मापन में प्राप्त जो वृद्धि होती है, मान लीजिए कि 2% नापनी थी उसमें 0.5% की वृद्धि हो गई, 2.5% हो गया, तो वो दृढ़तापूर्वक क्या कहलाती है, उसको कर सकने का जो गुण होता है वो क्या कहलाती है, दृढ़ता कहलाती है। स्टेबिलिटी की बात करें यानी स्थायित्व की बात करते हैं तो यह सुग्राह्यता का क्या होता है, उल्टा होता है। किसी मापक यंत्र सूक्ष्म निवेश परिवर्तन के लिए संवेदनशील न होने के कारण, मान लीजिए ऐसे हैं जिसमें संवेदनशीलता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी। अब विद्युत मापक यंत्रों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक यंत्र, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तीन भागों में हम क्या करें, डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। जो अभिलेखी उपयंत्र है एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है इंटीग्रेटिव, एक होता है इंटीग्रेशन टाइप। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप क्या होता है। तो ऐसे यंत्र जो किसी विद्युत राशि के मान को एक निश्चित समय के लिए, मान लीजिए कि कोई राशि है अब उसको हमको नापना है तो एक निश्चित समय के लिए मापती है, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए उठी और फिर घट गई, उठी और फिर घट गई, तो क्या होता है आपका ग्राफ द्वारा दर्शा गया एक सीढ़ी टाइप का। ऐसे उपयंत्र चलन तंत्र के साथ एक कलम लगी होती है जो समान व निश्चित गति में घूमते हुए बेलन पर लिपटे हुए ग्राफ पर विद्युत राशि का परिणाम अंकित करती है। बात समझ में आ रही है। यानी एक ऐसे यंत्र होते हैं जिसमें कलम लगी होती है जो क्या कहती है, निश्चित गति से घूमती है और बेलन पे जो लिपटे हुए ग्राफ पर क्या कहती है, हमारी राशियों को मापती है कि कितना वो उसकी वैल्यू आ रही है, पॉइंट में आ रही है, पूरे में आ रही है। ठीक है, एक स्केल लगी होती है मतलब। चलिए ये कौन सा होता है, ग्राफिक रिकॉर्डर होता है और एक होता है कैल्विनोमीटर रिकॉर्डर। अगला आपका होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी समाकलन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो ऐसे यंत्र जो एक निश्चित अवधि यानी एक निश्चित समय तक मापी गई कुल वैद्युत राशि या ऊर्जा का परिणाम देते हैं। यानी कि जो राशि जो हमने नापी है उस राशि का जो परिणाम देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका समाकलन उपयंत्र कहलाता है। जैसे आपकी विद्युत हो गई, विद्युत ऊर्जा मापी, वाट आवर मीटर, एनर्जी मीटर। बात समझ रहे हैं। चलिए सूचक यंत्र की बात करें तो ऐसे उपयंत्रों में एक सूचक का प्रयोग किया जाता है जो अंशांकित पैमाने पर राशियों के मान को अंकित करता है, यानी एक पैमाने पर उसकी डिजिट वैल्यू में हमको बताती है। अभी जो सूचक उपयंत्र की आवश्यकता क्या होती है,
तो सूचक उपयंत्रों के संतोषजनक परिचालन के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार के आघूर्णों की आवश्यकता होती है। माफ कीजिएगा बच्चों। तो एक होता है आपका विक्षेपक बल आघूर्ण, दूसरा होता है नियंत्रण बल आघूर्ण, एक होता है अवमंदन बल आघूर्ण। विक्षेपक बल आघूर्ण की बात करते हैं तो जब किसी सूचक यंत्र को किसी सिस्टम से ऊर्जा से जोड़ा जाता है, किसी सिस्टम से ऊर्जा में जोड़ा जाता है, यानी कोई सूचक यंत्र है उसको किसी सिस्टम से जोड़ा जाए तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कोई सिस्टम, कोई सूचक उपयंत्र है, अब उसको हम किसी सिस्टम से जोड़ देते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है और यंत्र में एक डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। जो यंत्र में संकेतक को विक्षेपित, मान लीजिए जो इसकी स्पिंडल लगी होती है, जो वो क्या कहलाती है, इधर उधर क्या डिफ्लेक्ट करेगी, इसे प्रसारण टॉर्क भी कहते हैं। डिफ्लेक्शन टॉर्क का मुख्य कार्य संकेतक को शून्य स्थिति से अधिक परिणाम के मानों तक, मानी 0 स्थिति से मैक्सिमम मान तक जहाँ तक वो जा रही है, वो प्रदर्शित करती है। विक्षेपक जो बल आघूर्ण होते हैं वो निम्न प्रभाव द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। एक आपका चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रेरण। मैं समझ रहे हैं? एक आपका हो सकता है चुंबकीय प्रभाव, एक हो सकता है ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, एक हो सकता है रासायनिक प्रभाव, एक हो सकता है स्थिर विद्युत प्रेरण, एक हो सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक हो सकता है विद्युत डायनेमो प्रेरण। आइए सबको देख लेते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यही जो अनुभव करता है, जिसके कारण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, गति अवस्था में आ जाता है। यानी जो मूविंग आयरन सिस्टम होता है वो क्या होगा, गति अवस्था में आ जाता है। और वही गति अवस्था में आने पर पैमाने पर क्या होता है, हमें कुछ पाठ्यांक मिलता है। चलिए, दूसरा आता है आपका चुंबकीय आकर्षण प्रभाव। इस सिद्धांत पर क्या होता है, प्रचालन आघूर्ण करने के लिए एक निश्चित आकार की लोहे की डिस्क को, इसमें क्या कहते हैं, टॉर्क करने के लिए, सिद्धांत पर टॉर्क लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोहे की डिस्क को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पास जो उसकी केंद्र है वहाँ पे क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। जब स्थिर कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर विद्युत क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण आयरन की डिस्क को कॉइल के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार उपयंत्र चल तंत्र क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न आकर्षण बल के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे विक्षेप बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए डायग्राम में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक तरफ आपकी व्यवस्था है, एक तरफ सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए दो मैग्नेट है और दोनों तरफ क्या है, एक कॉइल से लपेटी हुई है। अब इस कॉइल के बीच में जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जब जनरेट होगा तो ये जो चकती है इसको क्या करेगा, या तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखिए ऐसे लगी थी, इसको क्या है, अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, आकर्षित कर रही है। देखिए पहले 0 पे थी, ये देखिए 0 पे थी, अब जैसे ही कुछ एंगल बनाते हुए खिसकेगी तो क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। पहले यहाँ से फिर धीरे से फिर खिसकेगी तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा और फाई हो जाएगी, दो वैल्यू में आएगी। बात समझ रहे हैं? और इस शक्ति को अपने तरफ अगर खींचेगी तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल, और अगर बाहर फेंक देगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। समझ रहे हैं? चलिए अब इसी में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है उसको देख लेते हैं कि मापक उपयंत्र की शून्य स्थिति पर, जो शून्य स्थिति पर आयरन की डिस्क क्या होती है, कॉइल द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा से, देखिए शून्य स्थिति जब होती है तो क्या होती है कि लंबवत दिशा से फाई एंगल बनाती है। ये जो एंगल बनेगा आपका, ये फाई एंगल बनेगा। उसके बाद यदि थीटा डिफ्लेक्सिंग एंगल हो तो डिस्क की सामर्थ्य एम डिस्क के अक्ष की दिशा में कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के घटक के सीधे समानुपाती होता है। ऐसे समझिए कि जो आपकी पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिस्क की दिशा में कार्य करने वाले मैग्नेटिक फील्ड के घटक के समानुपाती होती है। ये आपका क्या है, सामर्थ्य है, ये आपका क्या तीव्रता है। बात समझे, दोनों एक दूसरे क्या होगी, समानुपाती होगी। अगर ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा पे है तो किस में चेंज जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस फाई में। और जब डिस्क पर आकर्षण बल लगता है तो आकर्षण बल किसके समानुपाती हो जाएगा, इन दोनों के, यानी एम इंटू एच। तो ये समीकरण 1 था आपका ये 1 था और ये आपका 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से जब हम करते हैं तो देखिए उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं
तो F समानुपात यानी आकर्षण बल समानुपाती किसके हो जाएगा, तीव्रता स्क्वायर के, तो साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो करंट के द्वारा होती है, तो वो किसके समानुपाती होगी, करंट के। अब हम उसी के दर पे अगर आई रख देते हैं तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो F समानुपाती हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव के। चलिए आगे चलते हैं। यदि आकर्षण बल डिस्क पर उसके कीली बिंदु से डी दूरी पर लगने वाले विक्षेपण बल आघूर्ण, यानी F क्या है, आकर्षण बल है, डिस्क उसके आरपी बिंदु से डी दूरी पर जो तंत्र पर विक्षेपण बल आघूर्ण की हम बात करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका, TD, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर बल इंटू दूरी, और दूरी क्या होगा, कॉस एंगल बनाएगी थीटा प्लस फाइव। तो F और D की वैल्यू क्या थी, आई थी, यहाँ आई थी ना, ये F क्या आई स्क्वायर आई थी, ये आई थी ना, तो इसी तरह पे हमने F की वैल्यू रख दी। जब हमने F की वैल्यू रख दी उसके बाद हमने क्या किया, दो से क्या किया, भाग दे दिया इसको हमने, या साइन थीटा प्लस यानी साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, समझ रहे हैं, साइन 2AB 2A प्लस बी, तो वही फार्मूला हमने 2 थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या माना था हमने, थीटा प्लस फाइव था, वही रख दिया। अब D/2 क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, तो के आई स्क्वायर के साइन 2 थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। ये देखिए समझिए, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, कि जो एक नियतांक है और आई स्क्वायर साइन 2 थीटा इसी तरह था, और D/2 क्या था, कांस्टेंट था, उसके हमने क्या कर दिया, के कर दिया। आगे चलते हैं, चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत पर प्रचालन टॉर्क उत्पन्न करने के लिए लोहे के दो टुकड़े को एक ही कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पास पास इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पर एक ही तरह की पोलैरिटी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जिससे दोनों टुकड़ों के बीच एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न। इससे हम क्या जानते हैं कि अगर कोई समान पोलैरिटी के कोई पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण बल के कारण मूविंग आयरन अपनी कीली दूरी से क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रकार दोनों आयरन टुकड़ों के बीच एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, और यह प्रतिकर्षण बल ही क्या करता है, टॉर्क उत्पन्न करता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, I हो जाएगी कॉइल में प्रवाहित धारा, और H हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो M1 वो पोलैरिटी है आपके, एक पोलैरिटी M1 होगी, एक पोलैरिटी M2 होगी, पोल की सामर्थ्य, समझ रहे हैं। अतः तात्क्षणिक विक्षेपण टॉर्क क्या हो जाएगा, TD समानुपाती हो जाएगा F के, और F के दर पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, M1 और M2, और M1 M2 किसके बराबर होता है, H के, क्योंकि जो H होता है वो सामर्थ्य M के समानुपाती होता है, और जो H होता है वो करंट के समानुपाती होता है, इसलिए H के दर पे हमने I रख दिया, तो टॉर्क जो होगा वो करंट स्क्वायर के समानुपाती होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। देखिए ये क्या है, कील है, और ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट, ये क्या है, एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट की एक कीली धुली हुई है, और इसमें जैसे ही करंट प्रवाहित होगी इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक स्थिर कॉइल लगी है, एक फिक्स्ड कॉइल लगी है, और इसके बीच में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से जो कीली है वो क्या होगी, रोटेट कर जाएगी, और वो उसको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने से दूर फेंकेगा, जिससे वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगी। चलिए अब आगे देखते हैं आपका थर्मल इफेक्ट क्या होता है। तो इस सिद्धांत पर प्रचालन बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए चालक में धारा प्रवाहित की जाती है। मान लीजिए टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक धारा प्रवाहित करते हैं जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा तथा चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो I बराबर क्या हो, चालक में प्रवाहित धारा, R बराबर हो जाएगा चालक का प्रतिरोध, T बराबर हो जाएगा समय। तो जब चालक में उत्पन्न ऊष्मा की बात करते हैं तो किसके समानुपाती होगी, I स्क्वायर RT के, और H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT कैलोरी। चालक में उत्पन्न ऊष्मा से जो डिफ्लेक्शन जो विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं उसकी दो विधियां होती है, एक गर्म तार विधि होती है, एक ताप विद्युत वाहक बल विधि होती है। आइए हॉट वायर मेथड देख लेते हैं।
तो इस विधि के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या भाई कोई चालक है उसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण उपयंत्र का जो संकेतक है वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। और यदि विक्षेपण बलागुण टाउ यानी टी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो टी किसके समान, आई स्क्वायर आर के समानुपाती होगा। अगला इफेक्ट है आपका ताप विद्युत वाहक बल। तो इस विधि में थर्मोकपल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जब दो अलग अलग धातुओं को ऐसे पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है कि उसमें जो ऊष्मा आ रही है, ठीक है, संधि पे क्या होगा, एक वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न करने में क्या होता है, सहायक होता है। फिर आपका एक आता है रासायनिक प्रभाव। जब किसी रासायनिक विलयन में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, कोई रासायनिक विलयन है और उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डीसी प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एक दो क्रियाएं होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन एकत्रित होने लगते हैं। इस प्रकार विद्युत अपघटन से आवेश उत्पन्न होता है, यानी विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है जब वो टूटता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं जो टॉर्क उत्पन्न करता है। आइए माना कि m बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, I बराबर विलयन में प्रवाहित धारा यानी विलयन में जो धारा बह रही है, t बराबर समय और z बराबर रासायनिक तुल्यांक यानी जो रसायन उसका भार क्या है। इसलिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से m समानुपाती होगा करंट और समय के। और जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है यानी z, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव, और इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक, जो आपका z आया है। अब आता है स्थिर विद्युत प्रेरण। तो विक्षेपक वाला उत्पन्न करने के लिए किन्हीं दो धातु की क्षणों या प्लेटों को एक समान दूरी पर रखकर उन पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कोई दो धातु की क्षणों को प्लेटों को क्या कहते हैं, समान दूरी पर रखकर उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, विघटित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये विघटित हो जाता है, जिससे उनके बीच स्थिर वैद्युत बल की अनुभूति होती है। यह विक्षेपक बल गुण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये दो धातु की क्षण है, इसको इलेक्ट्रोड में हम क्या गेट प्लस जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसके एक तरफ पॉजिटिव आयन एक तरफ नेगेटिव आयन इकट्ठा होने लगेंगे और इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दो आयनों में टूटेगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ आयन होने लगेगा। और समझ रहे हैं, यही आपको क्या होता है, मेटेलिक प्लेट्स होती है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण इफेक्ट की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत पर विक्षेपक बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए सुचालक पदार्थ कॉपर या एल्युमिनियम की बनी एक हल्की डिस्क को एसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यानी कोई कीली है उसके बीच में एक डिस्क है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक निश्चित कालांतर वाले दो मैग्नेटिक फ्लक्स के इफेक्ट में इस प्रकार उस पर एक टॉर्क अनुभूति, यानी कि वह एक निश्चित कालांतर वाले दो चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में हो जाती है, ठीक है, दो तरह के, और उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है और वह डिस्क एक निश्चित दिशा में क्या करती है, घूमने लगती है। देखिए ये डायग्राम है। देखिए जब कोई डिस्क है मान लीजिए कीली पे लगी हुई है, ठीक है, अब जैसे उसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो घूमने लगेगी। चलिए φ1 φ2 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, समझ रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स है। देखिए कोर भी लगी हुई है तो एक तरफ φ1 होगा दूसरी तरफ से φ2। तो अब φ1 है तो φ1 में जो धारा बहेगी वो I1 होगी और φ2 में जो धारा बहेगी वो I2 होगी। इस तरह जो यांत्रिक बल लगेगा वो F1 और F2 लगेगा। टाउ1 टाउ2 बलाघूर्ण है। डी क्या है, आपका डिस्क का प्रभावी अर्धव्यास है। तो जहाँ पे आपका F1 है, अब F1 की हम बात करते हैं तो बच्चों F1 बराबर क्या होगा आपका φ1 और I1, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है और जो करंट है उसके वजह से हमारा क्या बन जाएगा, बल उत्पन्न होता है। इसी तरह दूसरे साइड में भी होता है। तो यांत्रिक बलों के कारण जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या होगा, टाउ बराबर F1D। तो अब F1 की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी। इसे समझिए, जो F1 की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी।
उसी तरह F2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो टॉर्क हमारा क्या बन जाएगा, dt बराबर T माइनस T2 बचेगा। विद्युत डायनेमो इफेक्ट, इस सिद्धांत पर विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इससे उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न, मान लीजिए कोई विद्युत टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं कि चालक चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही ले जाते हैं उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले होता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान चालक, और दूसरा होता है आपका गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक। यानी कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान चालक, मानी चुंबकीय क्षेत्र स्थित है मतलब स्थिर है, और जो चालक है वो रोटेट कर रहा है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रोटेट कर रहा है और जो आपका चालक जो है वो स्थिर है। दो कंडीशन होती हैं। अब कंट्रोलिंग, इसमें जो टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो किसी सूचक उपयंत्र में संकेतक को उसकी विक्षेपित स्थिति से, यानी जो विक्षेपित स्थिति शून्य स्थिति पर, यानी कि कोई कंडीशन थी 0 से मैक्सिमम तक गई थी, अब मैक्सिमम से 0 तक लाने में जो बलाघूर्ण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण बलाघूर्ण कहते हैं। नियंत्रण बलाघूर्ण निम्न दो विधियों द्वारा, एक स्प्रिंग द्वारा होता है, एक गुरुत्व नियंत्रण द्वारा। स्प्रिंग द्वारा क्या है, देखिए ये विधि है, बात समझ रहे हैं। देखिए इसमें दो स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे ही मैग्नेट के फर्स्ट, देखिए इस प्रकार की विधि में फास्फोर ब्रांच की बनी हुई एक स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि मूविंग कॉइल से क्या होता है, मूविंग सिस्टम से जुड़ा होता है। संकेतक के विक्षेपित होने के साथ स्प्रिंग विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, यानी जो स्प्रिंग है जब ये विक्षेपित होता है तो क्या करे, जैसे जैसे ये इधर घूमेगा, जैसे जैसे ये इधर घूमता है बच्चों, जैसे जैसे ये इस तरफ घूमता है, ये इसके घूमने की दिशा क्या उल्टी होती जाती है, यानी टाइट होता जाता है। इसके कारण एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जो सिस्टम के विक्षेपण कोण के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं, यानी कीली पे घूम रही थी, ये पैमाना है, जितने एंगल पे घूमेगा वो उसमें क्या करेगा, एंगल बताएगा, यानी डिग्री बताएगा कितनी डिग्री पे ये घूमा है। तो टी बराबर आपका पट्टी की मोटाई हो जाएगी केस स्प्रिंग नियतांक। तो जो नियंत्रण टॉर्क होता है वो क्या होता है, ई बी टी का स्क्वायर अपॉन में 12 I.थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो के एस थीटा न्यूटन मीटर, यानी इसकी जो विमा होगी वो न्यूटन मीटर होगी। गुरुत्व नियंत्रण विधि की बात करें, इस विधि में एक छोटा भार, आप ये कह लीजिए कि छोटा भार होता है जो कि मूविंग सिस्टम की धुरी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसमें उत्पन्न टॉर्क गुरुत्वीय टॉर्क के विरुद्ध कार्य करता है, यानी उसके अपोजिट साइड में कार्य करता है। यंत्रों में एक नियंत्रण भार तथा एक संतुलन भार समायोजित होता है। तो आपको जो टीसी होता है वो क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा आपका, और जो थीटा है विक्षेपित कोण था, तो ये जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, कितने एंगल से घूमा, साइन थीटा के समानुपाती। समझ रहे, इसको हटाते हैं तो डब्ल्यू आई आ जाता है, जहाँ आपका डब्ल्यू क्या है, आपका एक नियंत्रण भार है, और आई क्या है अच्छे से, एल क्या है आपका, यानी डब्ल्यू एल साइन थीटा हो जाएगा, और यही डब्ल्यू एल क्या होगा, ये किलोग्राम में होगा। आई यंत्र में धारा प्रवाहित, एल बराबर क्या है आपका घूर्णन अच्छे से दूरी है, के आपका स्थिरांक है। तो जब संतुलन की अवस्था होती है तो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर होते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, के जी साइन थीटा, और टी डी होती के आई। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, के जी अपॉन में के साइन थीटा हो जाएगा। तो आई तो है ही है, तो आई किसके समानुपाती हो जाएगा, आई साइन थीटा के। अब गुरुत्वीय नियंत्रण के लाभ क्या है, यह एक सस्ती विधि होती है, इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें विकृति की संभावना नहीं होती है। हानि क्या होती है, इस विधि में प्रयोग हुआ पैमाना एक समान नहीं होता है। इस विधि में यंत्रों को ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है। यह विधि बाह्य उपयंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। अब
अवमंदक की बात करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क की हम बात करें तो हम जानते हैं कि उपयंत्र की जो मूविंग सिस्टम में जो संकेतक लगा होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण परमाणु शून्य स्थिति से ऊपर जाता है, यानी कि शून्य जीरो से लेकर थोड़ा हटता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, उसको शून्य की स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इन दोनों टार्कों के प्रभावों के कारण जो संकेतक जो निडिल होती है वो अपने अस्तिम स्थिति में क्या थोड़ा कंपन भाई मजबूर कर रही, तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर डगमगाएगी। इन कंपनों को रोकने या कम करने के लिए क्या करते हैं, एक टॉर्क कार्य करता है जिसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। तो आइए देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो डैम्पिंग टॉर्क बराबर होता है केवी डी थीटा अपॉन डी टी, यानी एकांक समय में जो जितने एंगल पे वो परिवर्तित होता है। चलिए, और केवी आपका होता है अवमंदन स्थिरांक। देखिए, जब आपका इस एंगल से चलता है तो आपका अंडर डैम्ड होता है, जब आपका ऐसे चलता है तो ओवर डैम्ड यानी ओवर हो जाता है, ओवर डैम्पिंग मिलती है जब सीधी रेखा मिलती है, और जब थोड़ा सा हल्का सा उठान चल के फिर डाउन हो जाए तो आपको क्रिटिकल डैम्ड होता है। समझ रहे हैं? चलिए, क्या है, मूविंग सिस्टम का घूर्णी वेग होता है। अवमंदन निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कौन कौन सा? तो एक आपका वायु घर्षण, एक होता है द्रव घर्षण अवमंदन, एक होता है भ्रमण धारा अवमंदन। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है? तो इस विधि द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए एक हल्के एल्युमिनियम के पिस्टन का प्रयोग, यानी एल्युमिनियम का एक हल्का पिस्टन होता है जो मूविंग सिस्टम से जुड़ा था। देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम की डिस्क है, वो एयर के अंदर बीच लगा हुआ है, और इसमें क्या हो, एक पिस्टन लगी हुई है, और पिस्टन के साथ क्या हो, एक स्केल लगी हुई है। फ्री करने के लिए सिरे से बंद स्थिर वायु कक्ष में से क्या करें, व्यवस्थित होता है। उपयंत्र का अवमंदन वायु कक्ष में बंद वायु दाब तथा सक्शन द्वारा होता है। और वायु घर्षण की बात करें तो इसमें दो प्रकार के डैम्पिंग टॉर्क होते हैं, एक आपका सिलेंडर टाइप होता है, ये आपका सिलेंडर टाइप होता है, और एक फैन टाइप होता है। फैन टाइप बच्चों आपका ऐसे बनता है, डब्लू टाइप का होता है, बस समझ रहे हैं। चलिए, वायु घर्षण जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है एक सस्ती या समान विधि होती है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि पिस्टन कहीं से जुड़ा हुआ ना हो। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मूविंग आयरन या गर्म हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अब आता है आपका द्रव घर्षण। तो इस विधि में अवमंदन टॉर्क उत्पन्न करने के लिए एक हल्के फलक का प्रयोग किया जाता है जो मूविंग सिस्टम से जुड़ा होता है तथा एक बर्तन से भरे हुए तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ में क्या होता है, ये डूबा होता है। यानी कि जो सिस्टम होता है वो एक गोल टाइप का होता है, एक हल्के फल का प्रयोग करते हैं, एक हल्के प्लेट टाइप का प्रयोग करते हैं, और मूविंग सिस्टम से क्या होता है, ये जुड़ा होता है तथा एक बर्तन से भरे हुए तेल या किसी अन्य तरल पदार्थ में डूबा, कोई उसमें तेल भरा होता है और वो क्या होता है, उसमें डूबा होता है। निम्न दो प्रकार के अवमंदन घर्षण उत्पन्न होते हैं, एक आयताकार एक गोलाकार। देखिए ये आपका एक गोलाकार है, ये आपका एक आयताकार है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक जल भरा होता है। देखिए दिखाते हैं, देखिए इसमें जल भरा हुआ है, और ये जो इसमें जो डिस्क घूम रही है, आपकी डिस्क लगी है, यही क्या करेगी, रोटेट करेगी। किसमें? जल में या कोई ऑयल में। और देखिए उसी तरह दूसरा हुआ है, इसमें वेंस लगी हुई है, और इसमें ये क्या है, ऑयल में रखी हुई है, और ये क्या करेगी, वेंस क्या हो, उसमें घूमेगी, यानी ऑयल में ही रोटेट करेगी। समझ रहे हैं? द्रव अवमंदन का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। साधारणतः इस विधि का प्रयोग कम होता है। इस विधि में तरल पदार्थ के लीकेज का खतरा, जो तरल पदार्थ होते हैं उनके गिरने का खतरा रहता है, जिसके कारण इस विधि को पोर्टेबल उपयंत्रों में प्रयोग नहीं करते। ईडी करंट डैम्पिंग की बात करते हैं तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी कौन सी होती है, आपकी भ्रमण धारा अवमंदन होता है। इसमें मुख्य रूप से एक स्थायी चुंबक होता है और तथा एल्युमिनियम तांबे की बनी एक हल्की डिस्क का प्रयोग किया। इसमें देखिए जो डिस्क प्रयोग की गई है, ऐसे समझिए बच्चों, जो डिस्क प्रयोग एल्युमिनियम की होती है, और ये मैग्नेट के बीच में कीली से जुड़ी होती है,
और यही एल्युमिनियम की डिस्क क्या होती है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आता है तो क्या होता है, ये घूमने लगता है। मूविंग इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों सिरे चुंबक के पोलों के बीच घूमते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो सिरे हैं ये दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होता है, घूमते हैं चारों तरफ से, जिससे भ्रमण धारा उत्पन्न होती है। अब विद्युत चुंबकीय अवमंदन की बात करें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब एक कॉयल को रखकर घुमाया जाता है, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक कॉयल को यानी सीडी टाइप की जो रहती है उस कॉयल को रखकर क्या कहते हैं, तेजी से घुमा दिया जाए तो उसमें एक बल का अनुभव होता है जिससे विद्युत वाहक बल कहते हैं। कॉयल में इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रवाहित, यानी जो कॉयल लगी हुई है वो घूमेगी और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण उसमें एक धारा प्रवाहित होगी और उस धारा से क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा और कॉयल में प्रवाहित होने वाली धारा का कुछ भाग क्या होता है, लीकेज धारा के रूप में व्यय हो जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको। देखिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम की वजह से टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी उसको कवर किया जा रहा है, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि आपको और बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।